प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से जवाब देने के कारण बाबूजी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बुरी तरह से समर की पिटाई कर देते हैं। जब धीरज और अमर ने बाबूजी को पकड़ लिया तो बाबूजी और क्रोधित हो गए और उन्होंने समर से कहा कि समर उनके घर से निकल जाए, उनकी आंखों से दूर हो जाए, कहीं कुएं तालाब में जाकर डूब मरे। ये सब बाबूजी बोलते जा रहे थे। झगड़े की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी आ गए थे। आसपास के लोग भी पहुंच गए। समर ने कहा कि वह चला जाएगा। समर ने जवाब दिया, फिर कहा कि हाँ, हम घर छोड़कर चले जाएंगे। पर बाबूजी को गुस्से में यह पता नहीं था कि वे क्या कह रहे हैं। लेकिन बाबूजी को गुस्से में यह पता ही नहीं चल रहा था कि वह क्या बोलते जा रहे हैं। उन्होंने उसी समय निकल जाने के लिए कहा तो वे और गुस्से में आए और बोले कि अभी निकल जा। उसका सामान निकालने के लिए कहा। बाबूजी ने कहा कि अपना सामान वगैरह सब निकालो। अपना सामान उठाकर अपना ठिकाना देखने के लिए कहा कि अपना सामान उठाओ और जा कर के अपना ठिकाना देख लो। फिर कभी वापस न आने की बात कही। फिर बाबूजी ने कहा कि कभी वापस भी मेरे घर नहीं आना। हमारी तरफ से कहीं मरो, बाहर सड़क पर पड़ो, हमारे बस का नहीं सारों को पालना। पिताजी ने कहा कि जाओ, कहीं भी मरो, सड़क पर पड़े रहो, हमारे बस की बात नहीं है कि हम सांड को पालते रहे। सांड को पालने का मतलब क्या है कि ये जो सांड होता है न तो उससे खेत में हल खिंचवाया जा सकता है और न तो उससे दूध ही लिया जा सकता है। इसलिए बाबूजी का मानना है कि समर जो उनका बेटा है उससे उन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस तरह से सांड को पालने से कोई फायदा नहीं होता है, उसी तरह से समर को पालने से कोई फायदा नहीं है। अम्मा ने भी डांट कर 2 थप्पड़ दिए और कहा, अम्मा ने भी 2 थप्पड़ जड़ दिए समर को और कहा, तो चुप क्यों नहीं हो जाता समर, तुम चुप क्यों नहीं हो जाता, बार बार जवाब क्यों दे रहे हो, जिससे उनका क्रोध और बढ़ता जा रहा है। खबरदार, जो जबान मुंह से निकाली, खबरदार जो एक शब्द भी मुंह से निकाले। बाप को बराबर से जवाब दिए जा रहा है, बेशरम। कह रहा है कि बाप को जवाब दे रहा है, तू बेशरम हो गया। इस बार समर ने खूब गरज कर कहा, बस अम्मा, साफ ही सुनना चाहता था, आज सुन लिया। समर ने कहा कि बस बस, मैं यही सुनना चाहता था, आज साफ साफ सुन लिया कि मेरे प्रति मेरे पिताजी का क्या ख्याल है। मुझे खुद ही इस नरक में नहीं रहना, मैं खुद ही इस नरक में रहना नहीं चाहता। न रात को चैन, न दिन में शांति। सब मतलब के माँ बाप बने हैं, सब मतलब के माँ बाप बने हैं। कहने का मतलब यह कि जिस बेटा से मतलब निकल रहा है, जो कमा कर दे रहा है, उसकी इज्जत घर में है, और जो कमा कर नहीं दे रहा है उसकी इज्जत घर में कुछ भी नहीं है। कल यहाँ से चला जाऊंगा, संभाल लेना अपना राजपाट। समर ने कहा कि कल मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, तुम लोग अपना राजपाट संभाल लेना। पूरा घर समर को कोस रहा था। कोस रहा था मतलब पूरा घर समर को भला बुरा कह रहा था। समर के मन में आया कि क्या राम सीता भी इसी तरह लड़ भीड़ कर घर छोड़कर तो नहीं गए थे। अब समर के मन में इमेजिन होने लगा कि राम और सीता क्या इसी तरह से लड़ झगड़ कर घर छोड़कर वनवास गए थे। अंदर ही अंदर वो हंसा और उसके दिमाग में एक ही तस्वीर कौंधती रही, आगे आगे टीन का बक्सा लादे मैं और पीछे पीछे ठिठकती चलती प्रभा, और शायद
शायद उसके पीछे रोता हुआ कुंवर जो सबसे छोटा भाई है वह। कहने का मतलब यह कि भगवान राम भी ऐसे ही आगे आगे चले थे, उसके पीछे सीता, उसके बाद सबसे छोटा भाई लक्ष्मण चला था। वे भी 4 भाई, समर भी 4 भाई। तो यहाँ समर को भी मन में वही कल्पना होने लगी कि शायद इसी तरह से लड़ झगड़ कर भगवान राम भी वनवास गए थे, और उसके मन में एक तस्वीर आने लगी, क्या कि वह आगे आगे अपने सिर पर टीन का बक्सा लेकर के चल रहा है और पीछे पीछे प्रभा चल रही है, और शायद प्रभा के पीछे से कुंवर चल रहा है जो सबसे छोटा भाई है। पूरी रात समर गुस्से में भूनता रहा। रात की ही यह बात थी। रात में ही पिताजी ने पूछा था, क्यों समर, तुम्हारी नौकरी तो 10 तारीख से ही शुरू हुई थी ना? विचित्र सी आवाजें दिमाग में आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे दिल की जगह किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो और उसके बोझ से उसकी सांस घूटी जा रही हो, जैसे हार्ट फेल होने वाला हो। कहने का मतलब कि रात भर वह बहुत क्रोध में था और उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थी, विचित्र विचित्र सी आवाजें आ रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसके हृदय में दिल है ही नहीं, किसी ने दिल की जगह पत्थर रख दिया हो और उस पत्थर के बोझ से उसकी सांस घूट रही हो। हार्ट मतलब हृदय फेल होने वाला ही हो, ऐसा उसे लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पानी की सतह पर लिटाकर किसी ने उसकी छाती पर पाँव रोप दिया हो। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे पानी पर लिटा दिया हो और उसकी छाती पर पैर रख करके उसे दबा रहा हो डुबाने के लिए। उसे ऐसा लगता रहा जैसे रात भर पानी बरसता रहा। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वर्षा हो रही है। बार बार चौंक कर उठ जाता कि अभी बंद हुआ या नहीं, और बार बार चौंक कर उठ जाता यह जानने के लिए कि वर्षा अभी बंद हुई कि नहीं, क्योंकि उसने अपनी माँ से कहा था कि मैं कल घर छोड़कर चला जाऊंगा, आप लोग अपना राजपाट खुद संभाल लेना। प्रभा ने डरते झिझकते उसे छूकर जगा दिया। प्रभा उसे जगाना नहीं चाहती थी, लेकिन डरते झिझकते जगाए और कहा, 4 बज गए, जाओगे नहीं आज? जाओगे नहीं आज? कहाँ नहीं जाओगे? प्रेस में काम करने 4 बज गए। कई बार प्रभा ने समर का माथा छुआ था, माथे पर कुछ मलती भी रही थी। समर का माथा गर्म था, उसे नींद नहीं आ रही थी, तो बार बार प्रभा उसके माथा को छूती थी, यह जानने के लिए कि कहीं बुखार तो नहीं है। बार बार उसके माथे पर कुछ मलती भी थी। समर ने उठकर मुंह धोते धोते पूछा, रात को पानी बरसा था क्या? समर उठ गया और मुंह धो रहा था। मुंह धोते धोते उसने प्रभा से पूछा कि रात में वर्षा हुई थी क्या? प्रभा ने बताया कि नहीं। प्रभा ने बताया कि नहीं, वर्षा नहीं हुई थी। समर को याद आया कि आज उसे यह घर छोड़ देना है। समर को याद आया कि आज उसे यह घर छोड़ देना है। उसे घर खोजना होगा, कहीं भी, कितनी भी मुसीबतों से। उसने देखा कि उसे अपने रहने के लिए घर खोजना होगा, कहीं भी खोजे और किसी भी मुसीबत से खोजे, लेकिन उसे घर खोजना ही होगा। प्रभा ने खाने का डिब्बा चारपाई पर रख दिया। समर ने उसे उठाकर जेब में ठूंस लिया, जेब में रख लिया। कोट पहनते समय हथेलियों में चूड़ियों के टुकड़े चुभने की तकलीफ थी। वह जब कोट पहनने लगा तब उसे
थोड़ा दर्द हुआ। तब उसे याद आया कि उसने प्रभा की जो चूड़ियाँ फोड़ दी थी और उन चूड़ियों को फोड़ते समय जो उसके टुकड़े हाथ में चुभ गए थे, उसी की तकलीफ है। वह नीचे उतरा था। तभी बाहर किसी ने कुंडी खटखटाई। ऊंची आवाज में कहा, तार लेना साहब। अब वह अर्ली इन द मॉर्निंग दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाला था, तब तक दरवाजा की किसी ने कुंडी खटखटाई और आवाज आई कि टेलीग्राम आया है साहब। उसने तार को लिया, उसे खोला, पढ़ा। उसमें लिखा था, मुन्नी एक्सपायर्ड, मुन्नी मर गई। जो टेलीग्राम आया उसमें खबर आई थी कि मुन्नी मर गई। तार की बात सुनकर भाई साहब और बाबूजी घबराए हुए नीचे उतर आए। समर ने बताया, लिखा है मुन्नी मर गई, साफ नहीं लिखा कि उसे मार दिया। अब बाबूजी और भाई धीरज दोनों घबराए हुए नीचे आए। यह सुनकर कि तार आया है, और तार आने पर लोग घबरा ही जाते थे, क्योंकि जब कभी पहले के ज़माने में तार आता था, टेलीग्राम आता था, तो इसी तरह की खबर आती थी। प्रायः इसी तरह की खबर देने के लिए टेलीग्राम का प्रयोग किया जाता था। जो खबर देना एकदम अर्जेंट हो, उसी के लिए तार का प्रयोग किया जाता था। तो समर ने बताया कि तार आया है, इसमें लिखा है मुन्नी मर गई, साफ साफ नहीं लिखा है कि मुन्नी को मार दिया। उस तार की प्रतिक्रिया देखे बिना समर भारी मन से चला गया। अब उस तार की खबर सुनकर बाकी घर के लोगों पर क्या रिएक्शन होगा, इसको वह न सुना न समझा, और वह अपने काम में चला गया। वह गाड़ी में बैठ गया था। गाड़ी चलती रही और समर खिड़की से बाहर देखता रहा। वह जाकर के जिस रेलगाड़ी से काम पर जाता था उसमें बैठ गया। गाड़ी चलती रही और वह खिड़की से बाहर देखता रहा। उस समय उसके मन में एक ही बात कानों में पेंडुलम की तरह टकरा रही थी, मुन्नी को मार दिया गया। अब उसके मन में एक ही बात पेंडुलम की तरह टकरा रही थी। पेंडुलम का काम होता है आना जाना आना जाना आना जाना, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो उसके बाद कान में यही बात आती थी, मुन्नी को मार दिया। फिर यह बात दिमाग से निकलती थी, फिर यही बात मुन्नी को मार दिया दिमाग में आ जाती थी। आज समर बहुत हताश हो गया था। हताश हो गया था मतलब हिम्मत खो चुका था। उसने अपना हाथ माथे पर फेरा, धीरे धीरे हथेली से ठोका, अपना हाथ फोरहेड पर रखा, फिर धीरे धीरे फोरहेड को हथेली से ठोका। गाड़ी अचानक रुक गई थी। दूसरी ओर स्टेशन आ गया था, उसे वहां उतरना था। दूसरी तरफ स्टेशन आ गया था, उसे वहीं उतरना था। वह उस दिन ऐसे बैठा रहा जैसे उतरना ही न हो, पर रेल ने सीटी दी तो अचानक याद आया कि उसे तो वहीं उतरना था, लेकिन वह उतरा नहीं, बैठा बैठा सोच ही रहा था। जब फिर वहां से रेल गाड़ी दूसरे स्टेशन के लिए जाने के लिए सीटी दी, तब उसे झट से याद आया कि अरे हमको तो यहीं उतरना है। तब उसने क्या किया, झट से दरवाजा खोला और नीचे गिट्टियों पर उतर गया। नीचे गिट्टी पर, रेलगाड़ी की पटरियों के दोनों तरफ आप देखते होइएगा गिट्टियां बिछाई हुई होती हैं, गिट्टियों पर उतर गया। खाली पटरियों पर पाँव रखा ही था कि देखा कि इन्हीं पटरियों पर दूसरी दिशा से गाड़ी दिल्ली से चली आ रही है। अब उतरा और जैसे ही वह एक बगल में जो रेलगाड़ी की पटरी थी उसे वह पार करने ही वाला था कि वह देखा कि दूसरी तरफ से भी गाड़ी आ रही है जो दिल्ली से आ रही है। अचानक मन में आया कि यदि वह स्वयं को इसके सामने डाल दे तो जिंदगी की मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। उसके मन में आया कि जो रेलगाड़ी आ रही है उसके सामने मैं अपने आप को कर दूं तो जिंदगी में जितनी सारी मुसीबतें हैं
उन मुसीबतों से शायद मुझे छुटकारा मिल जाएगा। उसे लगा कि वह इंजन के सामने जा पड़ा है। उसे ऐसा महसूस भी हुआ कि वह जाकर के इंजन के सामने पड़ गया। यह उसने क्या किया, यह भी मन में आ रहा है कि ऐसा उसने क्यों किया। उसे लगा बढ़ते इंजन का पंखा उसे छूने लगा। उसे यह भी महसूस हो रहा है कि जो इंजन आगे की तरफ बढ़ रहा है उस इंजन का पंखा उसे छूने लगा। वह पंखा पकड़ लेगा और प्रभा की निरीह सूरत सामने आ जाती है और वह सोचता है कि वह पंखा को पकड़ लेगा, लेकिन इसी बीच में उसे प्रभा की याद आ जाती है, प्रभा का चेहरा याद आ जाता है। फिर उसे लगता है पंखा छूट गया था और वह चीखना चाहता था, प्रभा, और मुंह और खुले मुंह पर इंजन चढ़ता चला गया। सारी तस्वीर सजीव होकर सामने आ गई। यहाँ ये सब लग रहा है कि इंजन मुंह पर से चढ़ करके चला गया, ऐसा हुआ नहीं, उसे ऐसा लगा। उसे लगा कहीं वह ऐसा कर ही न डाले। समर को लगा, क्योंकि ये सब वह इमेजिन कर रहा है, उसके मन में ऐसी फीलिंग आ रही है, लेकिन उसे यह भी लगा कि शायद मैं इतना सोच रहा हूँ, कहीं ऐसा कर न बैठूं। गाड़ी सामने आकर खड़ी हो गई। वह गाड़ी जो दिल्ली से आ रही थी वह सामने आकर खड़ी हो गई। उसके सामने 2 डिब्बों के जुड़ने वाली खाली जगह थी। 2 डिब्बे जोड़ने के लिए बीच में जो खाली जगह होती है वह उसके सामने थी। मन में आया, हैंडल पकड़कर उस डिब्बे में जा बैठे और अगले ही क्षण उसने अपने को बंबई से विदेशों को जाने वाले, अब उसे लगा कि वह जाकर के उसमें बैठ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसी क्षण पहले वह, यहाँ हम लोगों ने ये देखा था, उसके मन में आया कि हैंडल पकड़कर डिब्बे में जा बैठे और अगले ही क्षण उसने अपने को बंबई से विदेश को जाने वाले पानी जहाज में खलासी के कपड़े पहने हुए देखा। अब उसके मन में ये इमेजिन होने लगा कि वह बंबई से जो जहाज विदेश जाता है उस जहाज में वह खलासी का कपड़ा पहने हुए है। फिर वह तस्वीर कोपिन पहने, दाढ़ी बढ़ाए, कमंडल लिए साधु के रूप में बदल गई। फिर उसे लगता है कि वह हाथ में कोपिन लिए हुए है। कोपिन, वो साधु लोग जो हाथ में एक पानी भरने के लिए ब्रास का यूटेंसिल बर्तन रखे रहते हैं वो, और साथ में ये जो साधु के जो वस्त्र होते हैं वे, और दाढ़ी बढ़ाए हुए रहते हैं साधु, वे के रूप में अपने आप को पाया। ये जो कमंडल देख रहे हैं यही वह बर्तन है जो साधु लोग अपने पानी वगैरह पीने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए रखते हैं। और ये कोपिन जो साधु का वस्त्र है वह, और ये दाढ़ी बढ़ाए हुए साधु के रूप में अपने आप को वह पाता है कि अब वह साधु हो गया। कभी उसके मन में आता है कि जहाज में वो खलासी है। उसे लगा कि वह काली कमली वाले बाबा के आश्रम में कंबल लपेटे पड़ा रहता है। अब उसे यह भी फील होने लगा कि वह ये काली कमली वाले जो बाबा हैं उनके आश्रम में वह कंबल लपेट करके पड़ा रहता है। प्रभा कई और बूढ़ी स्त्रियों के साथ आकर खड़ी हो जाती है। अब यह भी उसके मन में आता है कि जहाँ वह काली कमली वाले बाबा के आश्रम में कंबल लपेटे पड़ा है वहाँ प्रभा पहुँच जाती है और प्रभा के साथ में कई बूढ़ी स्त्रियां हैं, वे सब भी आकर खड़ी हो जाती हैं। ये सब वास्तव में आकर खड़ी नहीं होती हैं, बल्कि समर को ऐसा महसूस होता है, कल्पना करता है। वह उसे नहीं पहचानती है पर वह पहचान गया है। प्रभा उसे नहीं पहचान रही है,
लेकिन वह उसे पहचान गया। फिर लगा लोग उसे जूतों और लाठियों से पीट रहे हैं क्योंकि वह नहाती हुई एक जवान औरत को प्रभा के नाम से बुला रहा था। अब उस समर यह भी देखता है कि समर को लोग जूते और लाठियों से पीट रहे हैं क्योंकि एक जवान औरत जो नहा रही थी उसे वह प्रभा प्रभा कह करके बुला रहा है। ये सब इमेजिन हो रहा है, वास्तव में वो ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। वह कभी अपने आप को साधु के वेश में पाता है, कभी अपने आप को जहाज में खलासी के कपड़े पहने हुए पाता है। इस तरह से उसके मन में तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह की कल्पनाएं उठ रही हैं। फिर सारी तस्वीरें गायब होकर एक बड़ी तस्वीर में बदल जाती हैं और फिर सारी तस्वीरें बदल जाती है। ये सारी भावनाएं दिमाग से निकल जाती हैं, सारी कल्पनाएं दिमाग से निकल जाती हैं और फिर एक बड़ी तस्वीर में बदल जाती है। क्या? अखबार में उसकी तस्वीर छपी है। अब वह उसके मन में ऐसा इमेजिन होता है कि अखबार में, न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर छपी है और उस तस्वीर में कुछ लिखा हुआ है। तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्रिय बेटा समर, तुम्हारी माँ की तबीयत बड़ी खराब है, एक बार तुम्हें देखना चाहती है। अब यह फिर उसके मन में भावना उठती है कि उसकी तस्वीर अखबार में छपी हुई है और उस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है, प्रिय बेटा समर, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हारी माँ तुम्हें एक बार देखना चाहती है। सामने वाली ट्रेन की सीटी से वह चौंक गया। सामने जो ट्रेन थी उसकी सीटी बजी जिससे वह चौंक गया। उसके आगे वाला पहिया धीरे धीरे घूमा। अगर दो डिब्बों के बीच की खाली जगह में अचानक कूद पड़ूं तो? अब वह सोच रहा है कि चलो गाड़ी तो आगे बढ़ गई, लेकिन दो डिब्बों के बीच में जो खाली जगह है वहाँ कूद जाऊं और पहियों के नीचे आ जाऊं तो कैसा रहेगा? या लपक कर हैंडल पकड़कर डिब्बे में चढ़ जाऊं? उसके मन में आ रहा है कि यहीं पर आत्महत्या कर लूं या इसी गाड़ी में चढ़ करके कहीं चला जाऊं, भाग जाऊं। तो समर के मन में एक ही बात चल रही थी। क्या बात चल रही थी? कूद पर, चढ़ जा, कूद पर, चढ़ जा। कहने का मतलब क्या है? कूद पर मतलब दो डिब्बों के बीच जो खाली जगह है वहां जाकर कूद जा। दूसरी बात आ रही थी मन में, हैंडल पकड़ कर चढ़ जा। उसने घबरा कर ऊपर देखा। सारा आकाश डगमग करता घूमने लगा था। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा तो सारा आकाश डगमग करता घूमने लगा था। यहीं पर जाकर शीर्षक सारा आकाश जो दिया गया है वह क्लियर हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि वह अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सका और उसे सारा आकाश डगमग करता हुआ, घूमता हुआ नज़र आया। कहने का मतलब कि ज़िंदगी उथल-पुथल ही उसकी रह गई। तो इस प्रकार से हमारा सारा आकाश सारांश समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएंगी और किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होंगी। तो फिलहाल अब यह समाप्त होता है और इस प्रकार से हमारा सिलेबस भी समाप्त होता है। एक पाठ क्या निराश हुआ जाए जो गद्य संकलन में है, जिसको मैंने वीडियो बनाकर भेजा था और आप लोगों में से कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने उसे देखा था, सुना था, समझा था, उन लोगों ने शिकायत की थी कि वह ऑडिबल नहीं है। तो मैं उसको फिर से बना करके आप लोगों को भेजूंगा
और जिन लोगों को पढ़ना ही नहीं है, वीडियो देखना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, राम भरोसे हिंदी में पास होना है, तो वैसे लोगों के लिए तो ऑडिएबल और अनऑडिएबल कोई मतलब ही नहीं रखता है। तो फिलहाल हमारा सिलेबस समाप्त होता है, काव्य मंजरी से भी समाप्त है और सारा आकाश से भी समाप्त है, गद्य संकलन से भी समाप्त है। अब थोड़ी बहुत हम लोग काम करेंगे तो करेक्शन पर और मुहावरे पर करेंगे, और एक वह क्या निराश हुआ जाए पाठ जो है उसका वीडियो फिर से बनाकर मैं भेजूंगा। तो धन्यवाद।